हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल लाइफ 124 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का इतिहास। किस क्लास का? क्लास 10th का इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास के बारे में जानते हैं, फिर इतिहास के अंदर क्या पढ़ना है। ये जो मैं पैटर्न आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये बिहार बोर्ड का पैटर्न पढ़ा रहा हूँ। किस बोर्ड का? बिहार बोर्ड का। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इतिहास कहते किसको है। इतिहास देखिए, आपको ये बता दें कि इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। पहला इति, दूसरा हास। इति जो हास होता है इतिहास, ठीक। इति का अर्थ होता है बीता हुआ, हास का अर्थ होता है घटना, ठीक। यानी कि बीते हुए घटना का को ही इतिहास कहते हैं, ठीक। लेकिन देखिए ये पैटर्न कहीं ना कहीं ये जो परिभाषा हो जाता है कहीं ना कहीं किसी आधार पर गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि बीती हुई घटना, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग के पूर्वज जो दादा दादी थे या परदादा थे, उनके अनुसार भी ये परिभाषा, उनके साथ भी कोई घटना घटा होगा, तो उस कारण से तो उनका इतिहास तो हम लोग नहीं पढ़ते हैं, हम लोग तो किसी और चीज़ का इतिहास पढ़ते हैं, ठीक। तो उसके आधार पर यह परिभाषा तो गलत हो जा रहा है। तो हम लोग इतिहास का परिभाषा बोल क्या सकते हैं, इतिहास को कह क्या सकते हैं, ये सब बारे में हम लोग जानेंगे इसके बारे में इस क्लास में, ठीक। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इतिहास के बारे में। पहले इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं कि पहले इतिहास कहते किसको है, ठीक। तो आपको ये बता दें कि इतिहास एक्चुअली में होता क्या चाहिए। आप ध्यान दीजिएगा कि कोई भी इतिहास अभी तक आप क्लास 9 से क्लास 10 तक अभी तक बहुत बड़ा इतिहास आप लोगों ने पढ़ा होगा। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, कोई भी इतिहास है ना, किसी न किसी प्रमाण के आधार पर, किसी न किसी तथ्य के आधार पर आया होगा। तो हम कह सकते हैं कि तथ्य अथवा प्रमाण के आधार पर। किस पर? प्रमाण के आधार पर। अब कहिएगा प्रमाण कुछ होता है सर, तो जी हम आपको बता दें कि प्रमाण का मतलब होता है क्या चीज़, जैसे कि जिसके कुछ सबूत, कुछ गवाह, जिसके आधार पर किसी चीज़ को, किसी बीती हुई घटना के बारे में बोला जा सकता है, उसके बारे में हम लोग बताते हैं। तो ठीक, तथ्य अथवा प्रमाण के आधार पर बीती हुई घटना के बारे में अध्ययन करने इतिहास करता है। तो ठीक है, बताइए, अब पहले ये बताइएगा कि इतिहास को हम लोग पढ़ते क्यों हैं, इतिहास क्यों पढ़ा जाता है। तो हम आपको बता दें कि इतिहास इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि इतिहास से आप कुछ सीख पाए। पहले के लोग कैसे उसके बाद उस अपने दिनचर्या में रहते थे, उसके बारे में वो हम जान पाए, ठीक। तो यानी कि बीती हुई घटना को ही फिर से हम लोग जान पाते हैं, हम लोग उजागर कर रहे हैं उसकी घटना को, ताकि उसके साथ जो गलतियां हुई है वो गलतियां हम लोग ना करें। तो इसी के लिए हम लोग इतिहास पढ़ते हैं। तो इसके आधार पर हम इसको डिफरेंशियल भी, परिभाषा भी जो होता है उसको चेंज कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं तथ्य अथवा प्रमाण के आधार पर बीती हुई घटना का किसके द्वारा उजागर किया जाता है? इतिहासकारों के द्वारा। तो कह सकते इतिहासकारों के द्वारा उजागर कर अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है, ठीक। यह इसका सटीक डिफिनेशन भी हो जाता है, और इसके आधार पर हम लोग कह भी सकते हैं कि नहीं, ये हर एक लक्ष्य में सही है। क्योंकि अगर आप ये बोलते हैं बीती हुई घटना का बारे में अध्ययन करना है इतिहास कराता है, तो हमारे दादा परदादा, परदादा के परदादा, परदादा के परदादा, उनके साथ बहुत सारी घटनाएं घटी होगी, लेकिन हम उनके बारे में घटनाएं क्यों नहीं पढ़ते हैं? हम लोग महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, फिर नील आर्मस्ट्रांग, ये सब के बारे में हम लोग घटना ही क्यों पढ़ते हैं? इनके साथ जो घटना घटती है, जैसे एग्जाम्पल में बोला जाए तो हम लोग पढ़ेंगे अभी इसी में इतिहास क्लास 10 में यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद मतलब यूरोप में कैसे राष्ट्रवाद की भावना फैली, क्यों, क्या इसके अंदर घटना हुई थी, तो इसका आखिर कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण मिला हो तभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसे तो हम लोग किसी चीज़ के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक। तो बिना तथ्य या बिना प्रमाण के हम लोग इतिहास की अध्ययन नहीं कर पाते हैं, ठीक। इतिहास का जब भी अध्ययन किया जाता है तो तथ्य और प्रमाण के आधार पर किया जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं, और जब भी हम लोग को बताया जाता है इतिहास किसके द्वारा बताया जाता है? इतिहासकारों के द्वारा बताया जाता है। इसलिए हम लोग कहते भी है कि तथ्य और प्रमाण के आधार पर बीती हुई घटना का इतिहासकारों के द्वारा उजागर कर अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। हम लोग यही जानते हैं, ठीक। इतिहास के पिता हम लोग जानते हैं हेरोडोटस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये आप लोग कोई नहीं जानते होंगे।
क्योंकि इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ही अधिकांश इतिहास के बारे में हम लोगों को बताया है। अधिकांश ये इतिहास जो होता है, इतिहास की रचना इन्होंने ही किया है। ठीक, सिर्फ एक जगह जो जम्मू कश्मीर का इतिहास था, वो जम्मू कश्मीर का इतिहास हम लोगों को राजतरंगिणी नामक पुस्तक से मिलता है। किससे मिलता है? राजतरंगिणी नामक पुस्तक से। और राजतरंगिणी पुस्तक जो है वो कल्हण के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? कल्हण के द्वारा रचित है। अब वो हम लोग आपको बताते हैं कैसे। जम्मू कश्मीर का इतिहास, जम्मू कश्मीर का इतिहास, सॉरी मिस्टेक हो गया, जम्मू कश्मीर का इतिहास हमें कल्हण के राजतरंगिणी नामक पुस्तक से मिलता है। राजतरंगिणी नामक पुस्तक से मिलता है। ठीक, जम्मू कश्मीर का इतिहास हम लोग राजतरंगिणी नामक पुस्तक से मिलता है। किसका रचना है? कल्हण का रचना है। कोई भी अगर पूछे कि कल्हण के द्वारा किसकी रचना की गई, तो राजतरंगिणी की रचना की गई। राजतरंगिणी में किसका इतिहास मिलता है? जम्मू कश्मीर का इतिहास मिलता है। किसका इतिहास मिलता है? जम्मू कश्मीर का इतिहास मिलता है। ठीक, यहीं तक इतिहास का इंट्रोडक्शन होता है। अब हम लोग चलेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज में चलेंगे। एक्सरसाइज में आप लोग फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ना क्लास 10th के यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या पढ़ना है? फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ना है क्या? यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक, सबसे पहले आपको ये बता दें कि राष्ट्रवाद होता क्या चीज है। राष्ट्रवाद कहते हैं किसको, जो आप लोग को समझा देते हैं। तो समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अपने देश के बारे में सोच रहा है, अपने देश के विकास के बारे में सोच रहा है, उसे कहते हैं राष्ट्रवाद। यानी हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद एक ऐसी परिकल्पना है, एक ऐसी भावना है जो हमारे अंदर स्थित है। ठीक, एक ऐसी भावना है जिसके द्वारा किसी भी देश की उन्नति को या देश के विकास को बढ़ाया जा सकता है, इंक्रीमेंट किया जा सकता है। उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक, ये राष्ट्रवाद अलग अलग देशों में फैला है, अलग अलग देशों में चला है। अब कहाँ कैसे हुआ है, इस सब बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले यूरोप में पढ़ना है, फिर पढ़ना है उसके बाद रूस में, उसके बाद पढ़ना है हिंद चीन में, उसके बाद पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक, तो ऐसे ही करके धीरे धीरे अगले एक्सरसाइज में हम लोग बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्लास करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का। सबसे पहले आपको बता दें कि राष्ट्रवाद, आपको यही बताए थे क्या चीज राष्ट्रवाद कहते किसको है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसके द्वारा किसी भी देश का विकास किया जा सकता है। लेकिन हालांकि यदि यह यूरोप में है तो यूरोप क्या चीज हम जानते हैं। यूरोप क्या है? यूरोप एक प्रकार का महादेश है। क्या है? महादेश। जैसे हम लोग एशिया महादेश के अंतर्गत रहते हैं, वैसे ही एक यूरोप करके एक महादेश है जिसके अंतर्गत बहुत सारे देश आते हैं, जिसमें से होता है फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया और भी बहुत सारे छोटे मोटे देश आते हैं इसके अंतर्गत। तो यही हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रवाद की भावना यहाँ कैसे उठी थी। तो आपको बता दें, सबसे पहले जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, राष्ट्रवाद उदय यही हुआ था। राष्ट्रवाद उदय ऐसे कहा जाता है कि पुनर्जागरण काल से हुआ था। किस काल से? पुनर्जागरण काल से। ठीक, तो आइए हम लोग पहले राष्ट्रवाद का डिफिनेशन हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। ठीक, राष्ट्रवाद कहते किसको है? राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना है। राष्ट्रवाद एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना है जिसके द्वारा किसी भी देश का विकास
हो पाता है, होता है, राष्ट्रवाद कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक, तो राष्ट्रवाद की भावना का उदय, जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, सर्वप्रथम उदय हुआ था पुनर्जागरण काल से। ठीक, तो राष्ट्रवाद की शुरुआत, राष्ट्रवाद की शुरुआत हम ये भी बताएंगे कि हम पुनर्जागरण काल क्या होता है जो। ठीक, हल्का होल्ड कर लीजिए, सभी बातों को धीरे धीरे हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक, राष्ट्रवाद की शुरुआत पुनर्जागरण काल से होता है। किस काल से होता है? पुनर्जागरण काल से होता है। ठीक, लेकिन यूरोप में राष्ट्रवाद जो उत्पन्न हुआ था वो 17वीं शताब्दी में हुआ था, 18वीं शताब्दी में हुआ था। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, हालांकि उदय मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग को सही सही दिख रहा होगा। ठीक, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय 18वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में। मैं ये अभी बताऊंगा कि शताब्दी कैसे होता है, थोड़ा सा कूल कीजिए, ध्यान दीजिएगा जरा सब बातों को। ठीक, तो 18वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक ना, और 18वीं शताब्दी में लेकिन हुआ, लेकिन 19वीं सदी में इसका अधिक जोर पड़ा तथा यह भावना 19वीं शताब्दी में खुलकर लोगों में उत्पन्न हुआ। खुलकर लोगों में उत्पन्न, खुलकर बोले जाए तो एकदम बहुत, माने कि सभी लोगों में उत्पन्न हो गया था ये भावना। ये भावना बहुत जोरों शोरों से 19वीं शताब्दी में आया था, खुलकर लोगों में उत्पन्न हुआ था। ठीक, हाँ, आपको ये बता दें कि पुनर्जागरण काल क्या होता है। तो आपको बता दें कि पुनर्जागरण, देखिए, राष्ट्रवाद की एक ऐसी भावना है, एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना है जिसके द्वारा, सामाजिक परिकल्पना है जिसके द्वारा किसी भी देश का विकास होता है, या कोई भी देश है जो अपने विकास में सफलता हासिल कर पाता है, क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, हालांकि ये मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार 2 नंबर में के क्वेश्चन में पूछ चुका है। ठीक, राष्ट्रवाद की शुरुआत पुनर्जागरण काल से होती है। किस काल से होती है? पुनर्जागरण काल से। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, कहाँ? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय 18वीं शताब्दी में हुआ था, तथा यह भावना 19वीं शताब्दी में खुलकर लोगों में उत्पन्न हुआ। खुलकर लोगों में उत्पन्न होने का मतलब क्या होता है कि पहले खुलकर नहीं होता था? जी, ऐसा बात नहीं है। बात यह है एक्चुअली में कि पहले 1-2 लोगों में उत्पन्न होता था, 1-2 लोग ही इससे प्रेरित हो पाते थे। लेकिन 19वीं शताब्दी में क्या हुआ कि बहुत, जितने लोग थे सभी लोग उत्पन्न हो गए, सभी लोग तत्पर हो गए, सभी लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने देश के विकास के लिए लड़ाई करने को तत्पर हो गए थे, एक दूसरे से लड़ने को भी शुरू हो गए, स्टार्ट हो गए थे। ठीक, तो इसी के कारण हम लोग कहते हैं कुछ 19वीं शताब्दी में यह राष्ट्रवाद की भावना जो थी वह खुल कर आई थी। ठीक, आपको यह बता दें कि पुनर्जागरण काल किसे कहते हैं। ठीक, तो पुनर्जागरण काल नाम से लग रहा होगा कि आप लोगों को एक समय की बात की जा रही है। क्या कही जा रही है? एक समय की बात की जा रही है, पुनर्जागरण काल। तो आपको बता दें, पुनर्जागरण काल उस काल को कहते हैं, उस समय को कहते हैं जिस समय में राष्ट्रवाद शुरू हुआ था। अब ये समय कब से कब तक था? तो यह समय था 14वीं सदी से लेकर, किस सदी से लेकर? 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी के मध्य के काल को, 17वीं सदी के मध्य के काल को पुनर्जागरण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनर्जागरण काल कहते हैं। ठीक, फिर ध्यान दीजिएगा क्या बोले हैं, जो कह रहे हैं कुछ 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी के मध्य के काल को, मध्य के काल को क्या कहते हैं? पुनर्जागरण काल कहते हैं। कोई समस्या है तो बताइए कमेंट में। ठीक, अगर समस्या नहीं है तो आगे क्यों चलते हैं। ठीक, अब देखिएगा फिर लिखा हुआ है क्या? शताब्दी। तो हालांकि ये शताब्दी चलता कैसे भाई?
इसका मतलब क्या होता है, शताब्दी मतलब किस ईस्वी से किस ईस्वी के मध्य होता है वो हम आपको बता देते हैं। ठीक, देखिए जब भी ईस्वी स्टार्ट होने वाला रहता है, जैसे कि अभी हम लोग आपको बता दें कि अभी 21वीं शताब्दी चल रहा है। ठीक, तो 21वीं शताब्दी का समय होता है पता है कितना, ये 2100 ईस्वी पर खत्म होता है, यानी कि ये एक शताब्दी होता है। शताब्दी का मतलब होता है कुछ 100 साल। इसका मतलब क्या होता है, शताब्दी मत से शताब्दी मिस होता है 100 साल। कितना साल, 100 साल। इसको हम लोग सदी के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, सदी, एक सदी कहते हैं। ठीक, हाल अब यहाँ पर 18वीं शताब्दी लिखा हुआ है, यानी 1800 साल, जी नहीं, यहाँ पर शताब्दी लिखा हुआ यानी अंतर कितने साल का, 100 साल का है। लेकिन केमा शताब्दी है, 18वीं शताब्दी है। 18वीं, इसका मतलब कच्ची कहने का मतलब है, तब ध्यान दीजिएगा कच्ची कि देखिए अब 0 से 100 के मध्य जाते हैं। ठीक, ये केवी शताब्दी कहलाता है, पहली शताब्दी कहलाता है। कहलाता है कि नहीं कहलाता है, यानी आप कह सकते हैं काची कि पहली यानी जिस शताब्दी जो संख्या पर खत्म होता है वही शताब्दी कहलाता है। यानी आप कह सकते हैं 18वीं शताब्दी लिखा हुआ है तो 1800 पर खत्म हो रहा होगा, तभी तो खत्म 18वीं शताब्दी लिखा रहा है जी, ऐसे थोड़ी लिखा रहा होगा 18वीं शताब्दी। ये 1800 पर खत्म हो रहा है तभी तो जगह 18वीं शताब्दी लिखा रहा होगा। अब शताब्दी यानी 100 साल क्या चाहिए, बैकअप में है। 100 साल क्या चाहिए, बैकअप में। 1800 से 100 क्या यानी 1700, यानी 1700 से 1800 के मध्य ईस्वी को क्या कहते हैं, 18वीं शताब्दी कहते हैं। ठीक, तो उसी प्रकार से 19वीं शताब्दी क्या हो जाएगा, तो 1800 से लेकर 1900 के मध्य को क्या कर सकते हैं, 19वीं शताब्दी कहते हैं। तो कहिएगा भैया सर अभी कौन सी शताब्दी चल रही है, तो अभी आपकी शताब्दी चल रही है कौन सा, तो पहले पहचानने का तरीका देखिए। स्टार्टिंग किससे हुआ है, 2000 ईस्वी से स्टार्टिंग हो गया है, हो गया कि नहीं हो गया। एंडिंग किस पर होगा, तो आने वाला भी 2025 चल रहा है। ठीक, 2025 चल रहा है, एंडिंग किस पर होगा, तो 2100 पर एंडिंग होगा, यानी समाप्त 2100 पर होगा। अब 2100 पर समाप्त होता है, हम लोग आगे वाला तो पैटर्न लेते नहीं है, हम लोग लेते हैं कुछ पीछे वाला। तो 21वीं है ना, तो 21वीं लिख दिए। कितने साल का अंतर है, तो कहिएगा 100 साल का, तो 21वीं शताब्दी आपका हो जाएगा। अब हम मानते हैं आपको कि शताब्दी में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर सीधा बात समझ लीजिएगा, शताब्दी में होता है कितना, 100 साल। ठीक, कहीं कहीं पर आप लोग सेंटेंस में प्रयोग किया जाएगा दशक। क्या प्रयोग किया जाता है, दशक। दशक का क्या अर्थ होता है जो समझ लीजिए। दशक का अर्थ होता है 10 वर्ष। कितने वर्ष, 10 वर्ष। दशक का अर्थ होता है 10 वर्ष। अब 10 वर्ष कहाँ के 10 वर्ष लिख रहा है, यदि आपका बोल दिया कि 70 के दशक, 70 के दशक यानी कौन सा दशक, कहिएगा कि 70 के दशक लिखा हुआ है, 70 के दशक, तो कैसे इसको भरिएगा भाई, तो 70 के दशक कहने का मतलब यहाँ पर सिंपल सा हो जाता है, क्या चीज 1970 से लेकर 1980। हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यही पढ़ते हैं 70 के दशक को, यानी 20वीं शताब्दी को हम लोग 70 के दशक कहते हैं। ठीक, यदि लिख दिया कुछ कि 18वीं शताब्दी के 70 के दशक, 70 का दशक, यानी इसका कहने का मतलब कुछ ही है कि 18वीं यानी 1700 से 1800 के मध्य, 1700 से 1800 के मध्य 70 का दशक कौन सा होगा भाई, तो 1770, 1770 से 1780, सॉरी 1760 से ना, ठीक है 1770 से 1780 हो गया, यही हो गया 1770 के दशक। कोई समस्या है तो बताइए, अगर नहीं है तो राष्ट्रवाद की भावना यहाँ पर शुरुआत हुआ था। ठीक, अब इसके बाद हम लोग पढ़ाएंगे आपको क्या चीज कि राष्ट्रवाद की भावना सर्वप्रथम यूरोप में कहाँ पनप उठी थी, कहाँ पर आई थी। तो आपको ये बता देते सबसे पहले का चीज कि राष्ट्रवाद की भावना का यूरोप के अंदर, ये जो राष्ट्रवाद उठा था यूरोप में, इस भावना के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले फ्रांस में, फ्रांस की क्रांति। किसी क्रांति पढ़ेंगे, फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति पढ़ लेंगे। फ्रांस की क्रांति पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस में, यूरोप में यूनान में राष्ट्रीयता का उदय, यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। ठीक,
यूनान में राष्ट्रीयता का उदय पढ़ने के पश्चात हम लोग पढ़ेंगे इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण, और उसके बाद पढ़ेंगे जर्मनी का एकीकरण, फिर क्या पढ़ेंगे जर्मनी का एकीकरण, फिर छोटा छोटा टॉपिक है क्या चीज, पोलैंड है, हंगरी है, वो सब के बारे में छोटा छोटा जानेंगे क्या चीज कि हाँ वहाँ कैसे राष्ट्रवाद आया था, बस इसी के बारे में जानेंगे। ठीक, तो हम लोग अगले लेक्चर से, इस लेक्चर से तो समय तो बहुत ज़्यादा हो गया है फिलहाल, तो अगले लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या चीज, फ्रांस की क्रांति, यानी फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ था, फ्रांस की क्रांति किसे कहते हैं, फ्रांस की कितनी क्रांतियां हुई थी, किस कारण से हुई थी, कौन राजा उस समय था, कौन शासक था, कौन शासन कर रहा था, उसका क्या हश्र किया गया, वो कहाँ भागा, वो क्या कर रहा था। ठीक, ये सब पढ़ेंगे हम लोग फ्रांस की क्रांति में। ठीक, उसके पश्चात पढ़ेंगे हम लोग यूनान के राष्ट्रीयता का उदय, यूनान किसके अधीन था, फिर उसके बाद यूनान के लोगों ने क्यों हेल्प किया था, यूनान कैसे कैसे उसका वो अपने देश तुर्की के राज्य से स्वतंत्र हुआ था, वो सब पढ़ेंगे यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। फिर पढ़ेंगे इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण करने का मतलब क्या है, एकीकरण मतलब सिंपल सा लग रहा है कुछ एक किया जा रहा है, जैसे हम लोग का 5 उंगली इसमें है और 5 उंगली इसमें है, हम लोग पांचों को मुट्ठा बना देते हैं तो क्या हो जाता है, एक हो जाता है कि नहीं हो जाता। उसी प्रकार से इटली का एकीकरण, यानी इटली जाहिर सा बात है भाग छोटे छोटे भागों में टूटा हुआ होगा, उसका किस प्रकार से एकीकरण किया गया वो सब पढ़ेंगे इटली के एकीकरण में हम लोग। ठीक, फिर उसी तरह से सेम चीज पढ़ेंगे जर्मनी का, जर्मनी में 3 छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था, उसको कैसे एक किया गया था वो सब पढ़ेंगे जर्मनी के एकीकरण में। ठीक, इसमें सबसे बड़ी भूमिका एक देश का था जिसका नाम था ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक। ठीक, वो क्या किया था, वो राष्ट्रवाद के उदय में कैसे अपना पैर लगाता था, अपना टांग अड़ाता था, अपने राष्ट्रवाद की भावना को लोगों में फैलने से रोकता था कैसे, इसके बारे में हम लोग इसी क्लास में चर्चा करेंगे, अगले क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में टेक्निकल लाइफ 124 के साथ। धन्यवाद, मैं रोशन कुमार आपका धन्यवाद करता हूँ।